हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। फिर वही दिल लाया हूँ खिदमत में आपकी हुजूर। नहीं, क्या है, खिदमत में आपकी हुजूर, फिर वही दिल लाया हूँ। तो अगेन वही, आज फिर एक सुबह है, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत है। बालकनी में बैठा हूँ और एक गिलास दूध, एक बड़ा चम्मच, यानी ये टेबल बहुत हिलती है, एक बड़े चम्मच शहद के साथ। ये चम्मच काफ़ी बड़े साइज़ का है, इसमें एक चम्मच शहद डाला है मैंने, और ये गर्म दूध है जो मैं पीऊँगा। तो आज हम बात करेंगे। बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप ने वो 22 लाख का कर्जा बता दिया, कोविड के बाद वाला बता दिया, पर वहां से एकदम आप कैसे पैसे आए आपके पास कि आपने होम लोन भी उतार दिया 4 साल 5 साल पहले, दो जो 2019 में उतरना था वो आपने 2014 में उतार दिया। तो अचानक आपके पास कहाँ से ऐसा पैसा आ गया, क्या बिजनेस किया आपने? तो आज हम इसको पार्ट 3 कह सकते हैं, मैं थंबनेल में लिख दूंगा पार्ट 3 कि कैसे हुआ। तो वहां तक तो आपको मालूम था, पानी की फैक्ट्री मुझे मैंने 2010 में बंद की थी, 2008 में शुरू की थी। उसके बीच में बहुत सारे बैड एक्सपीरियंस हुए हैं, बहुत सारे हादसे हुए। एक बार मेरे से 50,000 रुपये छीन लिए लक्ष्मी नगर पर कुछ लोगों ने, ब्याज पे लेकर के आ रहा था, मतलब किसी से इंटरेस्ट पे पैसे पकड़े थे अपने दोस्त से 3% ब्याज पे, और किराया देने के लिए। तो वो कभी आप कहोगे तो वो भी इंसिडेंट शेयर करेंगे। तो हुआ ये, आज बल्कि एक्चुअल में बहुत देर लेट उठा हूँ मैं, अभी इस समय ज़्यादा सुबह नहीं है, हाउसकीपिंग वाले ने आके मुझे उठाया, डोर नॉक कर रहा था वो, तो मैं फिर उठा। वो हफ्ते में एक बार आता है, बाकी के दिन मैं साफ करता हूँ। तो जब मैं पानी का प्लांट चला रहा था और वो फ्लॉप हो गया था, फिर मैंने 6-7 महीने पहले ही उसको बंद करने से पहले वो किसी अपने फ्रेंड को सेल कर दिया था। तो एज ए डमी ओनर में था, मतलब दिखने के लिए मालिक में था, पर ऑन पेपर फैक्ट्री, मतलब पेपर क्या, उनको दे चुका था फैक्ट्री, तो खर्चे वही उठाते थे, प्रॉफिट उनका ही होता था, और मैं तो चला नहीं पा रहा था। तो और मैं क्यों डमी था, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड था फैक्ट्री का, उसने कहा था कि आप ही को मैंने फैक्ट्री दी, आप ही ऑनर बन रहोगे, अगर आप ऑनर नहीं हटे तो मैं खाली करवा लूंगा। तो इस चक्कर में मैं ढोल की तरह दोनों तरफ से बज रहा था। वो बहुत खतरनाक बुरा दौर था, कभी आप कहोगे तो उसके उसके तो बहुत सारे किस्से बन सकते हैं, जिससे आप लोगों को काफी मालूम पड़ेगा कि लोग कैसा बर्ताव करते हैं और आपको कैसे हैंडल करना है उन लोगों को। तो आज हम बात करते हैं। तो हुआ ये कि जब पानी की सप्लाई कर रहे थे, तो मेरे एक दोस्त थे, एक तो जिनको मैंने फैक्ट्री सेल करी थी, एक मेरे और फ्रेंड उनके थ्रू मेरे बन गए थे, आज भी अच्छे दोस्त हैं वो दोनों। मैं दिल्ली सिर्फ उन्हीं दोनों के लिए कभी जाता हूँ, जैसे मैं दिल्ली जाके अगर एक रात एक दिन भी रुकता हूँ ना, अगर एक स्टे भी करता हूँ, नाइट स्टे, तो उन लोगों से मिलने के लिए करता हूँ। वरना दिल्ली में एज ए सिर्फ एयरपोर्ट यूज करता हूँ, क्योंकि कई फ्लाइट जो है वो दिल्ली से है, गोवा से डायरेक्ट नहीं है। सिर्फ उनकी वजह से कई लोगों ने पूछा आप मुंबई से क्यों नहीं फ्लाइट लेते हो, इसीलिए नहीं लेता हूँ कि इस बहाने में उनसे मिल लेता हूँ। सिर्फ 2 लोग हैं, और मैं अपने घर भी नहीं जाता हूँ दिल्ली में, मैं एयरपोर्ट के आसपास ही होटल बुक करता हूँ और वहीं से वहीं निकल जाता हूँ। तो वो लोग, जिन जिन ऑफिस में पानी की मशीनें लगती हैं, उन्हीं ऑफिस में चाय कॉफी की मशीनें भी लगती हैं, मतलब स्टाफ के लिए लगाते हैं लोग, तो वो लोग सप्लाई करते थे मशीन लगा। उन्होंने एक दो बार मुझे बोला भी कि अगर ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो तू चाय कॉफी को भी सेल कर, प्रीमिक्स को, मतलब मशीनें लगा दे, अभी जिस क्लाइंट पे तेरे पानी की मशीन लगी है, बड़े क्लाइंट है, वहां पे लगा दो। तो मैंने ज्यादा सीरियसली लिया नहीं, क्योंकि पैसे नहीं थे। मशीनें वगैरह मेरे को उधार में मिल सकती थी, क्योंकि जिन बहुत बड़ी कंपनी है नोएडा में जो पूरे नेशनल लेवल पर पानी की मशीनें लगाती हैं, बनाती हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग है उनकी। तो उन्होंने कॉफी की मशीन भी लगाई, तो मुझे क्रेडिट पे मिल सकती थी, पर मैंने दिलचस्पी ली नहीं। यार इस दूध में इतना वजन है कि टेबल हिल जाती है। इसको इस तरफ करते हैं, और ठीक है, सो के उठाओ बिल्कुल अभी। हाँ, तो फिर उन्होंने एक दो बार बोला, मैंने कभी सीरियसली लिया नहीं, बल्कि वो लोग ना अपने एरिया में या अपने ही क्लाइंट को सप्लाई करते थे, जहाँ पे पानी जाता था वहीं पर वो कॉफी की प्रीमिक्स की मशीन लगाते थे। मैं उनको बोलता था कि आप इसको, जब कॉफी की में ज्यादा प्रॉफिट है, झंझट कम है, क्योंकि किसी क्लाइंट ने अगर 10 किलो कॉफी मांगी तो 10 किलो कॉफी, 10 प्रीमिक्स के 1-1 किलो के पैकेट होते थे, वो तो कोई भी आराम से मेट्रो में रख के दे सकता है, कहीं पे भी जाके बाइक स्कूटर पे दे सकता है। पर अगर किसी ने 10 बोतल पानी की मांग ली तो आपको गाड़ी चाहिए उसके लिए, 20 लीटर के 10 जार मांग लिए तो आपको गाड़ी चाहिए, आप उसको ऐसे नहीं ले जाके दे सकते। तो मैंने कहा जब ये इतना इजी बिजनेस है, लेबर की जरूरत नहीं है, कोई सिरदर्दी नहीं है, बहुत वो, और एक्सपेंसिव भी है, 20 लीटर का एक बॉटल की कीमत 15 से 20 रुपए है, और 1 किलो पैकेट की कीमत 200 रुपए, जिसमें आपको 30 से 40 रुपए बच रहे हैं, वहां 20 रुपए के अंदर आपको 5 रुपए बच रहे हैं। तो मैं उनको बोलता था कि इसको फिर और एरिया में क्यों नहीं आप जाके सेल करते, तो वो कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, वो स्टाफ नहीं है, लड़के नहीं है, टाल देते थे। पर मैं हूं। तो जब मैं इस बिजनेस में आया, मैंने इसको शुरू किया। इसको शुरू की किस कैसे किया,
इन दोस्तों की तो बात मैंने मानी नहीं, टाल दिया। पर उसी कंपनी के अंदर एक लड़का काम करता है, नीरज करता था, पता नहीं है कि नहीं है, नीरज शर्मा उसका नाम है। उस कंपनी में दो नीरज शर्मा है। मैं एक क्योंकि हो सकता है कभी ये वीडियो उस तक भी पहुंचे, तो मैं उस नीरज शर्मा की बात कर रहा हूँ जो बहुत गोरा है, गोल मटोल सा है, जिसके चेहरे पे बहुत पॉजिटिविटी है और बहुत कम बोलता है। बहुत, मैं उससे मिलूंगा कभी दोबारा। मतलब उस दौर के अंदर उसने जितना मुझे कॉपरेट किया ना, मतलब वो कंपनी के अंदर काम करता था, उसका काम था मुझसे पेमेंट कलेक्ट करना कि भाई आपका इतना तो वो मुझे अपने बिहाफ पे एक्स्ट्रा टाइम देता था और पर्सनली बात करता था मुझसे कि यार आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। पता नहीं उसको मुझसे क्या लगाव था। बहुत ही जबरदस्त बंदा था वो, बहुत सीधा, बहुत इनोसेंट, नीरज शर्मा। तो उसने मुझे बोला कि आप प्रीमिक्स का शुरू करो। मैंने कहा यार प्रीमिक्स अगर मैं थोड़ा भी लूंगा तो अमाउंट बहुत बड़ा होगा, फिर मेरे को कॉफी वेंडिंग मशीन चाहिए होंगी, क्योंकि बिना वेंडिंग मशीन के मैं प्रीमिक्स को कैसे सप्लाई करूंगा। क्योंकि जिस भी कंपनी में आप जाके बात करो वो कहेंगे भैया जिसकी वेंडिंग मशीन लगी हम तो उसी से प्रीमिक्स लेंगे, आप अपनी लगा दो। तो वो कैसे मैं लगाऊं, एक वेंडिंग मशीन महंगी आती है, पानी के डिस्पेंसर से दुगनी या तीन गुनी होती है प्राइस में। तो उसने मुझे बोला कि मैं आपको अपने बिहाफ पे आपको 5-6 मशीनें क्रेडिट के तौर पे दिलवा दूंगा, आप क्लाइंट बनाओ, प्रीमिक्स भी मिलेगा, पेमेंट के लिए मैं बोल दूंगा, मैं आपसे बात करा करूंगा और कोई नहीं। अब इतना हौसला और इतनी हिम्मत बहुत थी, बैकअप मिल गया था कि कोई दिक्कत नहीं। वहां से फिर मैंने शुरू किया कॉफी का बिजनेस, कि मशीनें बड़े बड़े कॉर्पोरेट में कॉफी की वेंडिंग मशीन लगाना और उसमें प्रीमिक्स सप्लाई करना। ये सारी चीज में अपॉइंटमेंट जो बुक होती थी, जो टेली मार्केटिंग होती थी, मेरी वाइफ करती थी। ये क्या करती थी, नेट से या कहीं से डाटा निकाला, फिर वहां पे अपॉइंटमेंट फिक्स करी कि भाई हमारी ये कंपनी है, हम ये प्रीमिक्स सप्लाई करते हैं, हमारी वेंडिंग मशीन है, आपको क्या प्राइस आ रहा है। वो कहते थे हमें तो ये रेट आ रहा है, ठीक है हम इस रेट में देंगे, वो कोटेशन भेज दो। अब कोटेशन वगैरह भेज दी, कई बार वो कहते थे कोटेशन किसी के हाथ भेजो, तो मैं जाता था। मतलब फिजिकल मीटिंग सारी मेरी होती थी, अपॉइंटमेंट मेरी वाइफ फिक्स करती थी। और शी इज वेरी टैलेंटेड। उसने जब जब मार्केटिंग की हमेशा हमारे बहुत बड़े क्लाइंट बने। वो अलग बात है कि उसमें डेडिकेशन नहीं है, थोड़े दिन करके वो छोड़ देती थी। वो होता ना एक फोकस, एक आग, वो नहीं थी। टैलेंट था कि अगर मार्केटिंग की है तो क्लाइंट बनेगा ही बनेगा, पर वो कंटिन्यूस नहीं कर पाई। वो होता ना डेडिकेशन की भी बार बार फोकस से डाइवर्ट हो जाना, वो चीज थी। मेरे में क्या है, मैं तो सन की हूं। मैं तो 15 साल की उम्र में जब घर छोड़ने का फैसला किया था, तो 6 महीने पहले फैसला किया था। 6 महीने तक मैं उस फैसले पर कायम रहा 15 साल की उम्र में, और 6 महीने बाद 15 अगस्त 1995 की रात को अपना घर छोड़ दिया। तो मुझे आज भी याद है समारा हुंडई। आप दिल्ली में देखोगे समारा हुंडई, समारा होंडा ऑटोमोबाइल का शोरूम है, बहुत बड़ा वर्कशॉप है इनकी। वहां पर इसने मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करी, मैं गया मिलने। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाती थी जहां पे मतलब बोर्ड बैठा होता था। एक बहुत बड़ी नोएडा में कॉल सेंटर है, और उसमें प्रॉपर जब मेरे को बुलाया उन्होंने कोटेशन लेके, तो मेरे अलावा 2 लोगों को और बुलाया हुआ था कोटेशन लेके। प्रॉपर एक कॉन्फ्रेंस रूम में हमें बिठाया गया, वो लंबी सी टेबल, और बीच में आके वो उनका वो एचआर हेड बैठा और 2-3 उनके लोग बैठे, और वहां सारा कन्वर्सेशन इंग्लिश में हो रहा है। एक तो मेरे को, मैं 9वीं पास, इंग्लिश मुझे आती नहीं, और ऊपर से मेरी वाइफ ने बुक कर दी अपॉइंटमेंट। इतने बड़े 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 एचसीएल, एक सी से नाम है, सीएससी करके, ऐसे कोई बड़ी बड़ी कंपनियों में जा रहा हूँ जी कोटेशन लेकर के। वहां मतलब पहले वो तलाशी हो रही है, पेन ड्राइव जमा करवा रहे हैं, मतलब उनके रूल बड़े स्ट्रिक्ट होते थे। तो पर मैं गया सब जगह और बेहतर प्रेजेंटेशन दी, कुछ क्लाइंट बने, कुछ नहीं भी बने, क्योंकि सारी झिझक, सारी शर्म सिर्फ पहले बार बोलने तक थी। जब मैं बोलना शुरू करता था तो फिर मैं नहीं परवाह करता था मुझे हिंदी आती है या इंग्लिश आती है या क्या मैं बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात बेहतर ढंग से सामने रख देता था। एक किस्सा छोटा सा शेयर करता हूँ। एचसीएल या सीएससी में मेरी मीटिंग थी, आई एम नॉट श्योर। तो 3-4 लोग ऑलरेडी कोटेशन लेके आए हुए थे, 2 लोग और। एक आया था नेस्ले से, नेस्ले की मशीन और प्रीमिक्स लगाने के लिए। एक आया था लिप्टन से, हिंदुस्तान यूनिलीवर। और तीसरा मैं था, जिसका ब्रांड इंटरनेशनल नहीं था, नेशनल भी नहीं था, मतलब स्टेट लेवल पे था। उन्होंने एक ही बात पकड़ ली कि ये वो जो उनके मार्केटिंग वाले बंदे थे, वो एक ही बात पे पकड़ के बैठे हुए थे कि हम ब्रांड है, हम ब्रांड है, कि हम तो ब्रांडेड है, हमारा तो मतलब आपका स्टैंडर्ड मेंटेन होगा। तो मैंने वहां पर बोला था उनको, और ये सब इंग्लिश में चल रहा है, मैं हिंदी में बोला मैंने
इंग्लिश तो आती नहीं बोलना है क्या, गलत इंग्लिश बोलने से अच्छा सही हिंदी बोल दो। तो मैंने उनको बोला कि ये जो अपने आप को ब्रांड का दावा कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तान यूनिलीवर हैं या हम नेस्ले इंडिया हैं, ये खुद अपने जो प्रीमिक्स हैं ये यहाँ पे लोकल कंपनी के साथ टाई अप करके बनवाते हैं। तो ये केवल अपना ब्रांड अपनी मार्किंग कर रहे हैं, पर मैन्युफैक्चरिंग तो ये किसी और से करवा रहे हैं। मैंने उदाहरण क्या दिया था उस समय, पेप्सी का दिया था। मैंने कहा हम जो एक्वाफिना वाटर है वो भी वरुण बेवरेज से वो लोग भरवाते हैं। तो वरुण बेवरेज इंडिया की एक कंपनी है और पेप्सी एक इंटरनेशनल ब्रांड है, जो उनका ब्रांड है एक्वाफिना। तो मैंने कहा ये जो ब्रांड का डंका पीट रहे हैं ये भी यहाँ पे लोकल की कंपनी से ही टाई अप करते हैं। हो सकता है मैं जिस कंपनी का प्रोडक्ट लेकर के यहाँ बैठा हूं, कल को वही कंपनी इनके लिए या इनसे बड़े ब्रांड के लिए प्रीमिक्स बना रही हो। फिर मैंने दूसरा उदाहरण दिया बाग बकरी का, गुजरात की एक कंपनी है, तो वो भी अपना किसी और कंपनी से प्रीमिक्स बनवा रही थी। तो ऐसे मैंने 2-3 एग्जांपल देके अपनी बात को रखा। और वो जो एचआर हेड था, जो हमारे मतलब मीटिंग में जो था, जिसने डिसाइड करना था किसकी कोटेशन जाएगी आगे, मतलब बोर्ड में रखेंगे हम, उसने भी कहा कि आप ना ब्रांड की बात मत करो, आप सर्विस की बात करो। क्योंकि अगर इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी, मैंने बोला क्वालिटी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि क्वालिटी तो 100% उसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं जा सकता। अगर मैं जितनी मर्जी बड़ी बातें कर लूं और मेरी क्वालिटी डाउन है, तो फिर तो आपको तुरंत ही रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी का तो डंका हम पीट ही नहीं रहे हो। तो मैं इनके सामने बैठा हूं तो मेरे पास भी कोई क्वालिटी होगी ना। मैं भी 2 टन माल महीने का सेल कर रहा हूँ, तो मतलब कुछ तो ब्रांड होगा ना, कुछ तो दम होगा प्रोडक्ट में। तो उसने कहा ठीक है, आप क्वालिटी की नहीं, आप सर्विस की बात करो। उनसे उसने कहा कि आप ब्रांड की मत बात करो, आप सर्विस की बात करो। मैंने कहा ये बड़े ब्रांड है, मैं ये बात करके आपसे चले जाएंगे, मशीन लगाने कोई और आएगा, प्रीमिक्स सप्लाई करने कोई और आएगा, और आप जब कॉल करोगे तो कोई और फोन पिक करेगा। ये होगा बड़ी कंपनी के साथ। मैंने कहा मेरे यहाँ पर मैं एक कंपनी का ट्रेडर हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, आप कॉल करोगे, मैं ऑनर हूँ अपनी कंपनी का, मुझे नफा नुकसान होगा आपके साथ डील करने में। तो आप जब कॉल करोगे तो मैं फोन पिक करूंगा, मैं यहाँ खड़ा हूँ आपके लिए। मैंने कहा ये फर्क है मुझ में और इनमें। हालांकि वहां मेरे प्रीमिक्स नहीं लगा, क्योंकि उनकी जो बोर्ड मीटिंग में उन्होंने ब्रांड को ही सिलेक्ट किया, पर वो आदमी सेटिस्फाई था मेरे जो मैंने लॉजिक दिए थे। मैंने कहा ये तो मार्केटिंग वाले हैं, ये तो सेल्स वाले हैं, ये तो आपके साथ टाई अप करके चले जाएंगे, इनका काम खत्म है। मेंटेन करने वाला कोई और होगा, मशीन खराब होने पर रिपेयर करने वाला कोई और होगा, ऑर्डर आप दोगे तो ऑर्डर रिसीव करने वाला कौन होगा। मैंने कहा हमारे यहाँ पर तो मैं हूंगा ना, मैं आपके सामने एक कंपनी का ओनर बैठा है, ये एक बड़ी कंपनी के एम्प्लॉय बैठे हैं। बड़ा मजेदार रहा था एक्सपीरियंस वो। और सच बताऊं तो मैं खुद नहीं चाहता था कि वहां पर मेरा लग जाए प्रीमिक्स, मतलब मैं नहीं चाहता था कि वो मेरा क्लाइंट बने। क्यों नहीं चाहता था? क्योंकि मैं गया क्यों? क्योंकि मेरी वाइफ का मनोबल टूटेगा कि यार मैंने बुक करी मीटिंग, ये गई नहीं, क्योंकि वो बड़ा इस चीज में थी कि मैंने मीटिंग बुक करी तो आपको उस टाइम पे पहुंचना ही पहुंचना है। पर मैं गया, मैं क्यों नहीं चाहता था? क्योंकि वो इतना बड़ा उनकी कॉल सेंटर था कि उनको एक बार में 35 मशीनें चाहिए थी। मतलब जो जिस पुराने वाले का जो उन्होंने चेंज करना था, तो उसकी 35 मशीनें लगी हुई थी। तो उनको 35 नई मशीन, एक मशीन 15,000 की, 35 नई मशीन में कहां से लगाऊंगा? और फिर उसके बाद में कल को 1 साल बाद उन्होंने मना कर दिया तो मैं 35 मशीन का क्या करूंगा? तो मैं खुद नहीं चाहता था कि एकदम इमीडिएटली इतना बड़ा क्लाइंट बने, स्टेप बाय स्टेप। एक बार मुझे याद है समारा हुंडई में इसने मीटिंग फिक्स करी, तो वहां के जो एचआर हेड थे, एडमिनिस्ट्रेशन हेड जो थे, पूरे 8-9 समारा है, अब तो शायद ज्यादा होंगे, तो उनका जो हेड ऑफिस था लाजपत नगर में था। तो वहां मेरी मीटिंग फिक्स हुई। तो मैं तो पैसे बचाता हूँ शुरू से, तो मैंने मेट्रो से जाने का सोचा। तो मेरी वाइफ ने बोला नहीं, आप इमीडिएटली मेट्रो से नहीं, मैं स्कूटर से जाने की सोच रहा था। इसने कहा नहीं, आप ना टैक्सी करके जाओ, टैक्सी या ऑटो करके जाओ, इससे एक तो कॉन्फिडेंस भी रहेगा, दूसरा बिल्कुल फ्रेश एनर्जी के साथ वहां पहुंचोगे और मीटिंग करना। और वो मीटिंग सक्सेसफुल हुई। पहले उन्होंने मुझे एक समारा आधा दिया कि एक फ्लोर पे आपका रहेगा, एक फ्लोर पे जो हमारा पुराना चल रहा है लिप्टन वही चलेगा। फिर उन्होंने मेरी सर्विस से खुश होकर के मुझे ऊपर नीचे का दोनों का फ्लोर दिया, और फिर 6 महीने बाद जाके उन्होंने सारे समारा का मुझे वो दे दिया कि भी अब आप ही सारे समारा में दोगे। सेम चीज हुई बिग बाजार में। अब आते हैं जहां से एकदम टर्निंग पॉइंट आया कि लोन कैसे उतरा, ये कैसे उतरा। मेरी वाइफ, मैं काम को लेके कितना शिद्दत था मेरे अंदर, कितनी आग थी, कितना मैं गंभीर रहता हूं मैं अपने काम को लेकर के, कि यूट्यूब पे कोई व्यूज नहीं आते हैं। आप मेरे पुराने उठा के देख लो, 5 साल से 2000 से ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं, 2500 होने वाले एक चैनल पर, बाकी तो अलग है। व्यूज नहीं आ रहे। सोचो एक ऐसा चैनल जिससे व्यूज नहीं आ रहा, जिससे 1 रुपया नहीं आ रहा, एक आदमी लगा हुआ है 5 साल से उसमें,
क्योंकि अगर कोई काम शुरू किया है तो उसको एंड करके ही छोड़ूंगा। तो जैसे कोटेशन भेजते हैं, तो एक बार मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स हुई बिग बाजार के एडमिन से। तो बिग बाजार गुड़गांव में एक बिग बाजार है, एम्बियंस मॉल में, आज भी होगा। एम्बियंस मॉल गुड़गांव में एक प्रेम नाम का लड़का था, एडमिनिस्ट्रेशन में था, एज में मुझसे छोटा ही था, पर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ना एक अलग अलग एटीट्यूड होता है कि भी उनके पास बहुत सारी पावर होती ना, तो एक उनमें अंदाज होता है। पर उसने, वो बड़ा हम्बल था, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन से ऑफिसर से मिल चुका था, तो वो बड़ा हम्बल था, प्रेम नाम था उसका। उससे मैं मिला तो उसने बड़े फ्रेंडली तरीके से मुझसे बात करी, बहुत वही जैसे मैं नीरज शर्मा की बात कर रहा हूँ वैसे ही, वो बिल्कुल वैसे ही था, दिखने में भी वैसे ही था, गोल मटोल सा, गोरा सा, और बड़ा अच्छा वो था। तो उससे मेरी मीटिंग, उसने कहा ठीक है कोटेशन दे दो, मैं इस पर बात करूंगा। मैं आगे जो स्टोर मैनेजर होता है, जो एक स्टोर का जो सबसे हेड बंदा होता है, वो स्टोर मैनेजर होता है। तो एडमिन ने कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ, आपने प्राइस वगैरह ठीक है और सैंपल टेस्ट भी आपने करवा दिया है, तो मैं अपने स्टोर मैनेजर से बात करूंगा। स्टोर मैनेजर हेड होता है, उसकी पावर चलती है। स्टोर मैनेजर के साइन पर ही आपको पेमेंट होगी, आपके बिल पास होंगे, जब तक स्टोर मैनेजर साइन नहीं करेगा कुछ भी नहीं होगा। कोटेशन दे के आ गया, कुछ नहीं हुआ, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना। मैं और मेरी वाइफ हरिद्वार गए हुए थे। छोटी वाली बेटी बहुत छोटी थी, मतलब बहुत ही छोटी थी, क्योंकि ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं, ...2010 नहीं, छोटी वाली बेटी नहीं हुई थी, 2010 की बात है ये, क्योंकि प्लानिंग का प्लांट बंद कर दिया था जनवरी में। तो मैं गया, मैं अपनी फैमिली के साथ हरिद्वार में था 2-3 दिन के लिए। हम लोग गए थे, शताब्दी से जाना था, ट्रेन छूट गई थी, फिर बस पकड़ के गए थे ऋषिकेश, सुबह सुबह का टाइम था। और मेरी वाइफ ये वीडियो के नीचे कमेंट करके कंफर्म करेगी, क्योंकि हो सकता है कुछ मैं कंफ्यूजन में हूँ साल को लेकर के। जहाँ तक मुझे याद है कि 2010 में हमने पानी का प्लांट बंद किया था, और 2010 में ही शायद क्लाइंट बने थे। बाकी वो कंफर्म कर देगी कमेंट करके अगर मैं कंफ्यूजन में हूँ, 9 या 10 या 11 जो भी है, क्योंकि वो भी मेरे वीडियो देखती है। तो हरिद्वार में थे, तो फोन आया मेरे पास कि मैं प्रेम बोल रहा हूँ बिग बाजार गुड़गांव से, क्योंकि बिग बाजार बहुत होते थे, वो अपने नाम बताते हैं, बिग बाजार गुड़गांव, बिग बाजार वसंत कुंज ऐसे करके। तो उसने मुझे बोला कि मैं प्रेम बोल रहा हूँ बिग बाजार गुड़गांव से, और स्टोर मैनेजर ने ओके कर दिया है, क्योंकि हमें वो पुराने वाले की मशीन खराब है, वो रिपेयर करने नहीं आ रहा है, सप्लाई टाइम पे नहीं हो रही है, तो आप कब मशीन लगा सकते हो। मैंने कहा अभी तो मैं आउट ऑफ टाउन हूँ, तो मैं आप कब चाहते हो। मैंने कहा मैं नेक्स्ट वीक लगा दूं। कह रहे देखो मालूम क्या है, अभी उसकी मशीन खराब है, इशू बना हुआ है, अगर उसने आके स्टोर मैनेजर को सॉरी वॉरी बोल के मशीन ठीक कर दी, तो मतलब सब कुछ ओके कर दिया, तो फिर आपको टाल दिया जाएगा। अभी तो सब भड़के हुए हैं उस पर, क्योंकि मशीन खराब है, बच्चे बोलते हैं, वो लोग बच्चे बोलते हैं, जो स्टाफ होता है उसको, बच्चों को चाय कॉफी नहीं मिल रही है। मैंने कहा अच्छा, आपको मालूम है हमने अपना ट्रिप कैंसिल किया, फटाफट वापस पहुंचे, और ऐसे अभी 2-3 किस्से और बताऊंगा कि मैंने क्या क्या किया, और पहुंचे तुरंत मशीन लेकर के सीधा मैं वहां पहुंच गया। मशीन इंस्टॉल करी, प्रीमिक्स लगाया, 1-2 लोग हीरो बनने आए कि हमें टेस्ट चेक करना है, ये करना है, वो करना है, सबको सेटिस्फाई किया। थोड़ा बेवकूफ़ बनाना पड़ता है, वो अभी आगे बताऊंगा मैं कैसे बेवकूफ़ बनाना पड़ता है, क्योंकि साइकोलॉजिकल पागल होते हैं लोग। तो कुछ ऐसे आ जाएंगे बीच में से लीडर बनने, तो वो कह रहा था कोई दिक्कत नहीं, आपने मशीन, कह रहा आपने मेरी बात रख ली, मैंने स्टोर मैनेजर को बोला कि आज मशीन लग जाएगी, तो आपने आकर के मशीन लगाई। और मतलब मेरी सर्विस से आज तक लोग ना कहते हैं हमने आज तक के जैसा आज तक पागल नहीं देखा काम के प्रति। इसलिए मैं बोलता हूँ मुझे काम में कॉमा फुल स्टॉप बर्दाश्त नहीं है, मेरे साथ काम नहीं कर सकता कोई। मेरे पास वो पुराना स्कूटर जिसकी फोटो मैंने एक बार कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर कर दी, उस स्कूटर से जाता था, जो स्कूटर कभी भी खराब हो जाए, वही जो मैंने 1998 में लिया था, LML वेस्पा सिलेक्ट 2 नाइट विजन। तो मैंने मशीन वहाँ इंस्टॉल करवा दी। और मशीन कैसे इंस्टॉल होती थी, कंपनी में फ़ोन किया, कंपनी से उस एड्रेस पर मशीन पहुंचेगी। अब मशीन जब पहुंचेगी तो कंपनी तो आपसे साइन लेगी मशीन के,
और मैं नहीं चाहता था कि वो डायरेक्ट कंपनी के संपर्क में आए। तो मुझे उस मशीन पहुंचने से पहले वहां पहुंचना होता, तो पहले पहुंच करके घंटों इंतजार करना, मशीन आई है, मशीन को इंस्टॉल, क्योंकि उनको ये लगना चाहिए मशीन मैं लेके आया हूं, ताकि मैं ही सूत्रधार हूं। बाकी के लोग कैसे काम करते थे, कंपनी में फोन कर दिया, कंपनी ने मशीन डिलीवर कर दी, वहां से किसी से रिसीविंग ले ली, इन्होंने पेमेंट कर दी। मैं ऐसा नहीं था, मैं कहता वन मैन आर्मी, अगर मैं हूं तो यत्र तत्र सर्वत्र सब जगह मैं ही रहूंगा, फिर मेरी मशीन है तो मैं वहां खड़े होकर लगवाऊंगा। तो ये सब करके ताकि सबको मालूम तो पड़े कि किसने, किसकी कंपनी की कौन ओनर है, कौन मशीन लगा रहा है। इस तरीके से मैं काम करता था। वहां जब मैंने मशीन लगाई तो वो बंदा मेरे से इंप्रेस था। उस समय बहुत अच्छा, मेरी सर्विस तो हमेशा अच्छी थी, कभी प्रीमिक्स खत्म नहीं होने देना, एकदम सर्विस देना, मशीन खराब हो गई तो तुरंत ठीक करवाना। फिर वहां पर एक इनमें ना एक बंदा होता है, इनका हेड ऑफिस बॉम्बे में है, एक हेड ऑफिस झारसा गुड़गांव में होता था बिग बाजार का, फ्यूचर ग्रुप का, एक बॉम्बे में होता था। एक वहां से कोई बंदा आता था जो नए स्टोर, एक बंदे का काम होता था जो नया स्टोर बना करके देना, मतलब नया स्टोर क्रिएट करना, उसमें सारी फैसिलिटी ला करके हैंड ओवर कर देना स्टोर मैनेजर के। तो वो जो बंदा था, वो बंदा एम्बियंस मॉल गुड़गांव में था, किसी काम से आया होगा, तो उसने प्रेम से बोला कि मुझे, मेरा एक स्टोर बन रहा है। उनका काम होता है कि आके स्टोर को बना करके स्टोर मैनेजर के हैंड ओवर कर देना, बिग बाजार बना के हैंड ओवर कर देना। तो उसने कहा मेरे को एक वेंडर चाहिए जो चाय कॉफी की मशीन, मतलब प्रीमिक्स वाला बढ़िया वेंडर चाहिए जो अच्छी सर्विस दे सके। मेरा एम्बियंस मॉल गुड़गांव, एम्बियंस मॉल, सॉरी एम्बियंस बोल रहा हूँ यार, डीएलएफ इंपोरियम मॉल है वसंत कुंज में, नेल्सन मंडेला मार्ग में, वो भी एम्बियंस मॉल ही है। हाँ, एम्बियंस मॉल वसंत कुंज नेल्सन मंडेला मार्ग पे, बहुत बड़ा बिग बाजार था, वो बंद हो गया था बाद में, 2 साल 1.5 साल बाद सील लग गई थी उसको, गवर्नमेंट का कोई रूल ब्रेक किया होगा, किसी वजह से वो सील हो गया था, पर वो 2 साल बाद सील हुआ था। तो वहां पर उस बंदे ने कहा मेरा वो स्टोर मैं बना रहा हूँ, मुझे एक वेंडर चाहिए प्रीमिक्स वाला जो अच्छा सर्विस सप्लाई कर सके। तो प्रेम ने मेरी तारीफ करी, मेरे पास फोन आया, मैं जिशान बोल रहा हूँ और मैं यहाँ से मतलब ऐसे से हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप मशीन लगवा दो यहाँ पे। तो प्राइस वगैरह की उन्होंने कोई बात नहीं करी, क्योंकि वो मालूम था जो रेट वहाँ आ रहा है वही रेट वहाँ लगेगा। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा फ्री ऑफ कॉस्ट मशीन चाहिए हमें, हम परचेज नहीं करते। मैं कहा हाँ मुझे मालूम है। तो मैं वहाँ पर, उनको 2 मशीन चाहिए थी, बड़ा स्टोर था तो 2 मशीनें चाहिए थी। 2 मशीन ले पहुँच करके इंस्टॉल कर दिया, टाइम पे प्रीमिक्स वगैरह लगा दिया, सब कुछ ओके। वो भाई साहब भी इम्प्रेस। उसके बाद एक स्टोर और बना, आई थिंक इंदिरापुरम के अंदर आदित्य मॉल में, उसमें भी मैंने लगाई। मतलब उन्होंने उसके बाद 2 या 3 स्टोर और बनाए अगले 6 महीने में, उन्होंने वहां पर भी मेरी मशीन लगवा दी। मतलब कि वो हो गया ना यार, ये बंदा वेंडर बढ़िया है, सप्लाई करता है, टाइम पे मशीन लगा देता है, तो वो उन्होंने कर दिया। 2-3 स्टोर जो भी उसके बाद बने उस पर भी मेरी मशीन लग गई। अब क्योंकि जंगल में मैं आग लगा चुका था अपनी सर्विस के नाम पर, कि मैं सर्विस बहुत अच्छी देता हूँ, हर जगह मेरी तारीफ होती थी। धीरे धीरे ये बात पहुंची हेड ऑफिस झारसा में, क्योंकि इनकी ना एडमिन की हर महीने एक मीटिंग होती है, और इन एडमिन का एक नॉर्थ जोन का हेड होता है, जो नॉर्थ जोन मतलब पूरे नॉर्थ इंडिया में जितने भी बिग बाजार होंगे उनका हेड, वो झारसा ऑफिस में भाई साहब बैठते थे। तो ये एडमिन की मीटिंग होती थी उनसे, भाई दिल्ली जोन की एनसीआर की मीटिंग हो रही है जी, सारे एडमिन वहां पहुंच रहे हैं। तो मीटिंग्स में बात चलती होगी, तो ये होता होगा यार ये प्रीमिक्स वाला बहुत, ये वेंडर जो है टी एंड कॉफी प्रीमिक्स वाला बहुत बढ़िया सर्विस दे रहा है। अब 2-3 वेंडर एक ही बात बोल रहे हैं, तो 2-3 एडमिन एक ही बात बोल रहे हैं कि ये वेंडर बहुत अच्छा है। तो मुझे एक दिन फोन आता है एक लड़की का झारसा ऑफिस से, कि मैं झारसा ऑफिस से बोल रही हूँ और आप इन स्टोर्स में प्रीमिक्स सप्लाई करते हो, आपकी वेंडिंग मशीन लगी है, हम आपके साथ टाई अप करना चाहते हैं, हम सबको ना सेंट्रलाइज करना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग ना दुखी हो गए थे, हर स्टोर पे अलग वेंडर आ रहा है, कहीं पर कोई टाइम पे आ रहा है, कहीं पर सबके बिल अलग अलग आ रहे हैं, कहीं पर रेट ज्यादा है, कहीं पर रेट कम है, क्योंकि हर कोई अपने आप डिसाइड कर रहा है। तो इन्होंने फैसला किया कि हम सबको कंबाइंड करेंगे, सेंट्रलाइज करेंगे, कि एक ही वेंडर हमारे थ्रू डिसाइड हो, एक ही रेट चलेगा सारे स्टोर पे, बिलिंग हमारे पास होगा, मतलब उसके जो बिल होंगे वो हमारे पास आएंगे, हम पेमेंट करेंगे उसको। तो मुझे फोन आया कि हम सेंट्रलाइज करना चाहते हैं और आपका फीडबैक हमारे पास अच्छा है, तो आप आके हमसे मिलो। मतलब उसने कहा कि भी जो हेड है आप उनसे आके मिलो। तो वो हेड का नाम मुझे याद है, पर मैं अभी लेना नहीं चाहता, क्योंकि बाद में उस हेड के साथ मेरी कुछ लिस्ट बनी हुई है, कुछ लोगों को इस जीवन में सबक सिखाना है। हालांकि मैं भूल चुका हूँ वो सब चीज़ें, पर अगर मान लो कभी मैं नेगेटिव वे में गया तो फिर नहीं छोड़ूंगा।
क्योंकि मैंने बोला ना, सेंसिटिव आदमी से कभी पंगा मत लेना। वो पागल होता है, सेंसिटिव आदमी, उसकी संवेदना हर्ट हो गई ना, तो फिर वो नहीं छोड़ेगा, फिर वो अपना आपका 10 रुपए का नुकसान करने के लिए अपना 100 का नुकसान कर लेगा। तो मैं मेरी ये वीकनेस कहूँ या स्ट्रेंथ कहूँ, ये है, इसलिए मैं अपने आप से बहुत डरता हूँ। क्योंकि अगर मैं किसी के पीछे पड़ गया ना, तो मैं अपना सब कुछ तबाह कर दूंगा, पर उसको नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मैं अपने आप से बहुत डरता हूँ और अपने आप को बड़ा बचाता हूँ, अलग रहता हूँ, अकेला रहता हूँ, पॉजिटिव रहता हूँ, इन पंगों में ना पड़ूं। इसलिए मैं उस आदमी का नाम नहीं लूंगा। वो आदमी को हालांकि बाद में खुद जलील करके कंपनी ने निकाल दिया, मुझे अभी 1.5-2 साल पहले इत्तेफाकन किसी ने बताया, इत्तेफाक से फोन आ गया मेरे पास किसी का। तो हुआ ये कि उसने कहा कि वो सर आपसे मिलना चाहते हैं, मैं कल की आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स कर रही हूँ, आप अपनी कोटेशन वगैरह लेकर के आओ। और कोटेशन वो होनी चाहिए कि आप वो नहीं जो आप दे रहे हो, आपको समझ लो कि आपके टोटल उस समय 22-23 बिग बाजार थे दिल्ली एनसीआर में, 22-23 बिग बाजार थे, बाद में लास्ट 26-27 तक गए थे। तो जिसमें से कुछ तो बहुत छोटे छोटे थे, जिन पे पूरा महीने की 1000 रुपए की भी बिलिंग भी नहीं हो रही, पर कुछ बहुत बड़े बड़े थे, 50,000 की बिलिंग ऐसे होता था। तो मैं वहां गया कोटेशन लेकर के, वो बहुत बड़ा उनका ऑफिस है, पूरी बिल्डिंग है, आप जब भी जाओगे, NH कौन सा NH10 है शायद वो, जब कभी आप जाओ उस तरफ राजस्थान वगैरह की तरफ, तो आपको वो एम्बियंस मॉल्स वाले रोड पर ही आगे जाके झारसा में बहुत बड़ा फ्यूचर ग्रुप की बिल्डिंग दिखेगी, उस पर वो चिड़िया बनी हुई है इनकी लोगो। अब पता नहीं है नहीं है, अब तो फ्यूचर ग्रुप ही कहते बिक गया, फ्यूचर ग्रुप बिका या बिग बाजार बिका मुझे नहीं मालूम। तो उनसे मेरी मीटिंग हुई, वो भाई साहब तो जैसे आर्मी के कर्नल नहीं होते, एकदम रौबदार, एकदम एटीट्यूड, और मतलब कोई चेहरे पे स्माइल नहीं, और एकदम रूडली बात करना। और मैं ये चीजें सुन चुका था, क्योंकि मैं जब भी किसी से मीटिंग करने जाता था, मैं थोड़ी बहुत रिसर्च कर लेता था बंदे का स्वभाव क्या है क्या है नहीं है। तो मैंने कहा, मैं अंदर चाहे मेरे कुछ भी चल रहा हो, ऊपर से मैं भी प्रॉपर, उन्होंने बोला ये रेट आपके, ये रेट नहीं चलेंगे, ये नहीं चलेंगे, मैंने कहा ये मैं बेस्ट रेट लेके आया हूँ। क्योंकि वो बार बार एक बात पे जोर दे रहे थे, हम आपको पूरा का पूरा सेंट्रलाइज हेड बना रहे हैं। मैं बार बार ये कह रहा था, बॉस आपकी बात ठीक है, क्वांटिटी के नाम पे ये थोड़ी हो जाएगा कि मैं अपनी जेब से पैसा दे दूंगा। मैंने कहा अगर मुझे मार्जिन नहीं मिलेगा, मैंने उनको एक बात बोली थी जो बात उनको सही लगी, मैंने कहा ठीक है, अभी मैं आपके 22-25 जितने भी बिग बाजार है उनको पकड़ने के लालच में हाँ कर दूंगा, शायद मैं लालच में हाँ कर दूंगा, पर आप खुद सोचो कि अगर मुझे एक अच्छा एक इकोनॉमिकल प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो मेरी, अभी तो जोश जोश में मैं लालच में हाँ कर दूंगा, बात मैंने आपके साथ लंबे वक्त काम करना है, 6 महीने बाद मुझे लगेगा प्रॉफिट तो आ नहीं रहा, झंझट ज्यादा है, फिर मेरी सर्विस घटिया होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेरी दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। तो मैंने कहा मुझे ऑलरेडी आपके एडमिन्स ने मुझे बहुत निचोड़ रखा है, ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने मेरे मुंह मांगे रेट दिए, तो आप ये मत सोचो कि मैं ऑलरेडी बहुत बड़े प्रॉफिट पे काम कर रहा हूँ। तो उनको ये बात समझ में आई कि अगर हमने इसको अच्छा प्रॉफिट नहीं दिया, तो इसकी बात सही है कि आने वाले दिनों में दिलचस्पी खत्म हो जाएगी। मैंने कहा कल को मेरे पास और क्लाइंट आएंगे, बड़े बड़े क्लाइंट आएंगे, तो मैं कंपेरिजन तो करता ना आदमी की, यार यहाँ पे प्रॉफिट कम हो रहा है, तो मैं आपको सर्विस कैसे दे पाऊंगा। अगर आपको बेहतर सर्विस चाहिए तो आपको मेरे मार्जिन को बहुत ज्यादा खत्म नहीं करना चाहिए। तो ये बात उनको समझ में आई, फाइनली उन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए 5-1 रुपए कम करके कट करके उस पर पेन से लिख दिया प्राइस और साइन कर दिया। और फिर वो जो लड़की थी उनकी सेक्रेटरी, उसको बोला कि ठीक है, अगले महीने की नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख से अभी सारे एडमिन को बोल दो 1 तारीख से हमारे थ्रू लगेगा मशीन, मतलब हमारा वेंडर आकर के सब जगह पे मशीन इंस्टॉल करेगा, पुराने वेंडर को बोलो बोरिया बिस्तरा बांध ले। सब जगह पहुंच गया, सबको, किसी को ये नहीं मालूम कि वो वेंडर कौन है, 2-3 को मालूम था जिनके यहाँ मेरी मशीन लगी थी, बात होती थी, तो मैंने बता दिया कि सेंट्रल। सारे हैरान हो गए, अच्छा यार, मेरी कंपनी का नाम था डीटीसी इंडस्ट्रीज, सारे के सारे हैरान हो गए, डीटीसी वाले की मशीन लग गई है। डीटीसी नाम कैसे रखा और कैसे पढ़ा, इसकी एक अलग स्टोरी है, अगर आप चाहोगे तो मैं बताऊंगा कि मैंने मेरी कंपनी का नाम डीटीसी कैसे पढ़ा, वो सेपरेट इशू है। अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कैसे मैंने एक ठीक ठाक सा प्रॉफिट कमाया और अपने लोन वगैरह उतारे। तो बस फिर ये था कि नेक्स्ट मंथ 1 तारीख से मैंने सब जगह पर, पहले तो मैंने कहा मुझे टाइम चाहिए, मैं ऐसे नहीं कि कल से लगा सकता हूँ, क्योंकि मशीनें अरेंज करना, सब जगह मशीनें पहुंचवाना, और वो भी एक दिन पहले, क्योंकि उसकी मशीन उठने से पहले मेरी मशीनें लगी होनी चाहिए। उन लोगों ने, पुराने वेंडर जितने भी थे, 15-20 वेंडर जो सप्लाई कर रहे थे, उनमें से कुछ बड़े वेंडर भी थे जो 4-4 स्टोर में दे रहे थे, उन्होंने बहुत हाथ पैर मारे, हेड ऑफिस तक पहुंचे, प्राइस कम करने की बात करी। मैंने ये बोल दिया था, मैंने कहा कल को हो सकता है जब आप इनको हटाओगे तो इनमें से कई लोग इस प्राइस से कम भी ऑफर करेंगे आपको। वो कह रहे हैं कि ये जो डिसाइड हुआ ये कम से कम 1 साल तक आपके साथ ये एग्रीमेंट रहेगा हमारा, 1 साल बाद बात करेंगे। हालांकि वो 2 साल तक चला, शायद 1.5-2 साल तक चला। तो अच्छा, इसमें सबसे बड़ा पंगा क्या हुआ, मुझे गालियां मिली, मुझे धमकियां आई।
नहीं, गालियां धमकियां इसके बाद वाले में आई, चाय कॉफी वाले सेंट्रलाइज के चक्कर में नहीं आई थी। तो सबको लगा मैंने बहुत सारा पैसा खिलाया होगा वहां पे, इसलिए मेरे को सारे के सारे बिग बाजार का रजिस्टर्ड वेंडर। अब 20 से 25% का मेरा मार्जिन था, 5 से 6 लाख रुपए की बिलिंग हो रही है, 5 लाख 4 लाख ऐसे बिलिंग हो रही है। 25% का मार्जिन था, मतलब सारा खर्चा वर्चा काट भी लो तो 20 से 25% का मार्जिन था। 3 से 4 लाख की बिलिंग हो जाती थी। फिर एक वेंडर था मेरा दोस्त बन, एक एडमिन था मेरा दोस्त बन गया था, एम्बियंस मॉल वसंत कुंज में। दोस्त मतलब जैसे वो यंग लड़का ही था, मेरे से छोटा था, तो बातचीत होती थी। तो उसने मुझे बोला, वो मुझे ना राकेश करके बात बोलता था और मैं उसको जी करके लगाता था। तो उधर ना ज्यादा पढ़े लिखे में नाम लेते हैं, तो राकेश यार तू ना ये सप्लाई कर दे, राकेश यार तू तू करके बोलता बिल्कुल दोस्त की तरह, और मैं हमेशा जी करके बोलता था, जबकि मुझसे उम्र में छोटा था 5-7 साल। उसने एक दिन मुझे बोला, कह रहा यार राकेश यार मेरे यहाँ ना स्टेशनरी वाला वेंडर ना बहुत परेशान कर रहा है, तो तू मुझे स्टेशनरी दे सकता है क्या? मैंने कहा यार मेरा स्टेशनरी से क्या लेना देना, मेरा स्टेशनरी से क्या लेना देना। कह रहा नहीं यार तू सप्लाई कर दे यार, मुझे मालूम है तू बढ़िया करेगा, मेरे को बहुत परेशान कर रखा है, नया स्टोर है और दिक्कत, कभी कुछ खत्म हो रहा है कभी कुछ खत्म हो रहा है, और वो टाइम पे सप्लाई नहीं करता है, सारी उंगलियां मेरे ऊपर उठती है। मैंने कहा यार मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है। कह रहा यार तू एक काम कर, तू आ जा। मैंने कहा मेरे को कोई नॉलेज ही नहीं है, कितने का खरीदूं कितने का बेचूं। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा मैं एक काम कर सकता हूँ, आप मुझे कोई भी उसका एक पुराना बिल दे दो जिसमें उसने सारी आइटमें आपको सप्लाई करी हो, उसका एक दो बिल दे दो, मुझे पुराने बिल दे दो जो एक्सपायर हो चुके हैं। मुझे ये देखना है कि वो क्या रेट दे रहा है, मैं वो रेट नोट करके मैं होलसेल मार्केट जाऊंगा, चावड़ी बाजार, दिल्ली में चावड़ी बाजार होलसेल मार्केट है स्टेशनरी की, मैं वहां जाऊंगा, वहां से मैं इनके प्राइस पता करूंगा। अगर मुझे लगा कि इसमें थोड़ा बहुत मार्जिन मुझे पहुंचाने के बाद मिल सकता है तो मैं डेफिनेटली सप्लाई कर दूंगा आपके लिए। उसने कहा ठीक है आ जा। मैं रात को 9 या 10 बजे, मुझे आज भी याद है, मैं कहीं गया हुआ था किसी को प्रीमिक्स सप्लाई करने अपने स्कूटर पे लेकर के, वहां से मैं उसके पास गया रात को 9 साढ़े 9 बजे। क्यों रात को गया? क्योंकि उसकी ड्यूटी नाइट ड्यूटी थी उस समय। तो वहां गया, उसने मेरे लिए बिल निकाल के, बिल की फोटोकॉपी रखी हुई थी, फिर मैंने वो प्राइस, वो बिल ली है उसमें से प्राइस थे। फिर मैं अगले दिन चावड़ी बाजार गया, वहां जाके मैंने उन चीजों के प्राइस पता करे। कुछ के प्राइस जो थे वो बहुत इक्वली थे, ये 1-2 रुपए का ही मार्जिन था, मतलब समझो, और कुछ में अच्छा मार्जिन था। तो मुझे गेम समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगा कि कुछ आइटम ऐसी थी जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लगती थी, वहां पर तो वो मार्जिन बहुत कम देते थे। वो कौन सी आइटम थी? उसमें से एक आइटम थी A4 कागज का रिम, सबसे ज्यादा लगेगा प्रिंट आउट वगैरह में। तो A4 के रिम में ना वो लोग बहुत बार्गेनिंग करते, मतलब समझ लो होलसेल मार्केट से उठा के उनको देने में 5% मार्जिन भी नहीं मिलना। और पूरा का पूरा डिपार्टमेंट, उनकी टीम जो भी बिग बाजार की, उनका पूरा था कि A4 रिम सस्ता आना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा लगता है। मैंने वहां पे गेम क्या खेली, जिस रेट A4 रिम उठाया उस रेट, बल्कि उससे भी 1-2 रुपए नीचे में दे दिए। मैंने कहा यार इन्होंने 10 रिम लेने हैं, 10 बॉक्स लेने हैं रिम के। मैंने कहा 10 बॉक्स में अगर तूने 5 रुपए का भी घाटा उठाया, बॉक्स में, एक बॉक्स में कई सारे पैकेट होते रिम के, तो तेरे को 50 रुपए का नुकसान होगा, पोछा पोछू करके तेरे को 150-200 का नुकसान होगा। बाकी आइटम है जिस पे इनकी नजर नहीं जा रही, वहां पे तू मार्जिन बढ़ा दे। तो मैं क्या करता था, बाकी आइटम पे यही काम उसने भी कर रखा था। मैंने A4 रिम जो है उसमें रेट कर दिए बिल्कुल, मतलब कभी रेट टू रेट, या उसमें भी 5 रुपए। मैं कहा इसमें तो बहस ही नहीं करनी जी, आपको कितने का आ रहा है? वो कह हमें 135 का आ रहा है, ठीक है मैं आपको 132 का दे दूंगा। ऐसे करके वो मतलब कम रेट में, क्योंकि मुझे मालूम है 20 कार्टन लगेंगे, 30 कार्टन लगेंगे, कितना नुकसान होगा अगर एक कार्टन के ऊपर आप मान लो 10 का है तो 30 रुपए का नुकसान भी उठा रहे हो, तो 10 में 300 रुपए का नुकसान। वहीं पर जो कैलकुलेटर है, बाकी और आइटमें हैं जिनमें कोई एमआरपी नहीं होती, उन पर आप अपना रेट ले सकते हो। कुछ रेट में तो उसने भी बहुत ज्यादा रेट लगा रखे थे, डबल टेप होती थी, टेप जो टेप बहुत यूज होती है उनके। तो मैंने इस तरीके से किया। तो अब जब मेरी कोटेशन गई स्टोर मैनेजर के पास, सबसे पहले उसने देखा A4 रिम, अरे A4 रिम तो बहुत सस्ता दे रहा है, डन करो इसको। और फिर मेरे पास उस समय 2012 में मैंने सेकेंड हैंड सेंट्रो खरीदी थी। मेरे पास एक सेंट्रो थी जो मैंने OLX के थ्रू खरीदी थी, मालवीय नगर में किसी लेडीज की थी, और हमने जाके 2012 में वो खरीदी थी सेकेंड हैंड 85,000 रुपए की, 85,000 की। और हाथ क्या गए देखने, और उसी टाइम ATM से पैसे वैसे निकाल के लेकर के आ गया सीधा गाड़ी। और वो सिंगल ओनर थी, तो वो गाड़ी मतलब लास्ट तक हमारे पास रही, फिर बाद में हमने सेल करी इसको 35,000 में।
तो वो सेंट्रो थी, तो मैं क्या करता था, सेंट्रो लेकर के चावड़ी बाजार जाता था, चावड़ी बाजार से प्रीमिक्स सारा वो ये प्रीमिक्स कह रहा हूँ सॉरी, स्टेशनरी का सारा सामान खरीद, क्योंकि स्टेशनरी में एक सबसे बड़ा पंगा क्या था, प्रीमिक्स में तो एक ही आइटम है, चाय या कॉफी। स्टेशनरी के अंदर कम से कम 100 आइटम है, A4 का रिम है, स्टेपलर है, स्टेपलर की पिन है, वो पंचिंग मशीन है, टेप है, फ्लूड है, व्हाइट बोर्ड मार्कर है, परमानेंट मार्कर है, मतलब 100 आइटम है स्टेशनरी, कैंची है, रबड़ के पैकेट है, बहुत सारी आइटम है। मार्कर है तो 4 कलर के मार्कर चाहिए, मार्कर इनको लग्जर के चाहिए, ब्रांडेड मार्कर चाहिए, रिनोल्ड्स के या लग्जर के, ऐसे करके 100 आइटम। ये लिस्ट मुझे भेजता था, ये जो एडमिन था ये मुझे लिस्ट भेज देता था, मैं जाकर के वहां से खरीदता था और अपनी सेंटरों में डालता था। इसमें सबसे बड़े पंगा एक आइटम में आता था, बबल पेपर रोल। बबल पेपर आपको मालूम होगा, आप लोग ने कभी टीवी वगैरह कुछ खरीदा होगा तो उसमें वो लिपट के आता है ना, जिसको बाद में फोड़ते हैं, पटाखे बजते हैं, हवा होती है, प्लास्टिक होता है उसमें, ऐसे दबाओ तो पटाखे बजते हैं, उसको बोलते हैं बबल पेपर। वो बबल पेपर का जो रोल था, बबल रोल, बबल पेपर नहीं बबल रोल, वो बबल रोल क्या होता था, 250-300 रुपए का आता था, 400-500 रुपए का हम देते थे, 2-3 रोल चाहिए होते थे उनको। अब पर वो 3 रोल पूरी गाड़ी भर जाती थी, पूरी गाड़ी के अंदर दूर से दिखता। कितनी बार पुलिस वाले रोक लेते थे, चालान करते थे, उनको पैसे देने पड़ते थे मुझे, तो मैं पर सप्लाई करता था। और मेरे पास उस समय 4-5 लड़के काम करते थे, पर मैं उनको कभी साथ लेके नहीं जाता था, क्योंकि उनके सामने मैं नहीं चाहता था कि मैं खुद माल उठाऊं, ये करूं वो करूं, मैंने मतलब खुद ही किया ये सारा काम। मुझे आज भी याद है, मेरे घर के पास में वैशाली में सोयाबीन की बिरयानी बेचता है एक बंदा, आज भी बेचता है, उससे बिरयानी पैक करवानी है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की पार्किंग में गाड़ी लगानी है, वहां पर पेड़ की छांव में गाड़ी लगा देनी, वहीं पर लंच करना है, फिर जाना है सीधा चावड़ी बाजार, क्योंकि बिल्कुल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास में चावड़ी बाजार, वहां से सारा सामान खरीद के रिक्शे में लोड करके पार्किंग में आना, रिक्शा लेकर के सारा सामान अपनी गाड़ी के अंदर लोड करना है, और वहीं से जाना है एम्बियंस मॉल, वसंत कुंज, और जाकर के सप्लाई करके आ जाना है। और सप्लाई कब करना है, जब एडमिन ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मुझे खुद गाड़ी से माल उतारता हुआ देखे और मेरी एक पोजीशन जो है वो डाउन हो, तो उसको ये लगता था कि मेरे लड़के सप्लाई कर रहे हैं। और कई बार ऐसा होता था कि मुझे उसके सामने जाना है, तो मैं बोलता था आज स्टाफ नहीं, आज नहीं हो पाएगा, नहीं नहीं राकेश प्लीज कैसे भी कर यार, मुझे ही आना पड़ेगा, अच्छा फिर एक काम कर यार प्लीज भाई, रिक्वेस्ट है क्या, तू ही आ जा। तब उसको लगता था कि मैं आया हूँ, वरना मेरे लड़के आके सप्लाई करते हैं, पर ऐसा नहीं था, मैं ही सप्लाई करता था। मेरी वाइफ अच्छी तरह जानती है, एक बार रात को मैं 1:30 बजे सप्लाई करके आ रहा था, 12-1 बजे मेरी सेंट्रो रास्ते में खराब हो गई थी, लाजपत नगर के आसपास, वो लाजपत नगर के आसपास एक वो स्टेडियम है, लाजपत नगर के आसपास, उस स्टेडियम की बैक साइड वाले रोड से मैं आ रहा था, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, बहुत धीरे धीरे करके मैं 2-2.5 घंटे में घर पहुंचा था। अब आती बात की भाई, एक एडमिन स्टोर से तो इतना नहीं कमा सकता कि मैं सारे मतलब लोन उतार दूं, और इतना बड़ा जो मैं बोलता हूँ 2-2.5 लाख रुपए मैंने महीना कमाया, कैसे कमाया। प्रीमिक्स चल रहा है सब जगह, पर स्टेशनरी सिर्फ एक ही जगह चल रही है, विनय के स्टोर पे, एम्बियंस मॉल में। यहां से ये बात फिर पहुंची कहां, झारसा अगेन। इस बार उन्होंने मुझे फिर बुलाया, इस बार उन्होंने कहा कि हमें सेंट्रलाइज करनी है स्टेशनरी, जबकि इनकी खुद की कंपनी थी एक, इनकी खुद की एक सिस्टर कंसर्न कंपनी है जो स्टेशनरी सप्लाई करती है, ट्रेडिंग करती है, पर इनका एक रूल होता है कि जो चीज ये सेल कर रहे हैं ये उसी वेंडर से नहीं खरीदेंगे, खरीदने का डिपार्टमेंट एडमिन के पास है, बेचने वाला डिपार्टमेंट अलग है। तो कई बार तो ऐसी चीजें भी सप्लाई करी जो इनके स्टोर में सस्ती बिक रही पर मैंने महंगी दी। तो मुझे फिर वो मीटिंग हुई और वो मीटिंग में डन हुआ, और फिर फाइनली मुझे सारे के सारे, उस समय तक 26 बिग बाजार हो गए थे, 26 बिग बाजार का रजिस्टर्ड वेंडर बना दिया स्टेशनरी सप्लाई के लिए। अब मुझे चाहिए थे लड़के, क्योंकि इतनी सारी आइटम 26 बिग बाजार में कैसे सप्लाई करें। तो मैंने कहा अगर मैं लड़कों को रखता हूं, क्योंकि हर महीने की 20 तारीख के बाद, 25 तारीख के बाद में आते थे पीओ, पीओ बोलते थे परचेस ऑर्डर, तो मुझे हर बिग बाजार का परचेस ऑर्डर आता था कि ये आइटम चाहिए, मुझे 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में सप्लाई करनी होती थी, और 10 तारीख तक मुझे वो सारे बिल सबमिट करने होते थे झारसा में, फाइल में, फाइल बना के प्रॉपर। एक इसमें सबसे ज्यादा डिमांड आती थी A4 साइज की फाइल, फाइल होती है ना जिसमें पेपर वगैरह रखते हैं। तो मैंने 3-4 लड़के जो मेरे परमानेंट थे वो तो परमानेंट थे, बाकी लड़के मैं पर डे बेसिस पे बुलाता था, क्योंकि मैं हर महीने का खर्चा कैसे बढ़ा दूं। तो मेरे पास लड़के आते थे, जैसे मेरे को ये 25 तारीख तक पीओ आते थे, और एक शर्त थी कि पिछले महीने की पेमेंट आप मुझे दोगे तभी मैं उसी पैसे से माल खरीदूंगा, हर महीने 3-4 लाख का माल कहां से खरीदूंगा। तो ये लोग मुझे वो पेमेंट रिलीज करते थे, फिर मैं जाकर के
जाके वो माल खरीदता था जो भी ये स्टेशनरी का। तो ये सब में 1 तारीख हो जाती थी, 1 तारीख से सप्लाई शुरू होती थी। तो मेरे को 8-10 लड़के मैं पर डे बेसिस पे रखता था, किसी को 300 रुपए पर डे, किसी को 400, किसी को 500 भी, जो बहुत समझदार है। तो एक लड़का ऐसा था जिसको मैं 500 रुपए पर डे पे बुलाता था 7-8 दिन के लिए, क्योंकि वो जहाँ काम कर रहा है वहां उसको ऑलरेडी 200-250 रुपए मिल रहे, 300 रुपए मिल रहे। तो वो वहां से छुट्टी करके आता था मेरे पास, 7-8 दिन मेरी सप्लाई करता था, 500 रुपए पर डे लेता था। उसके अलावा उनको खाना पीना, रास्ते के लिए, चाय पानी के लिए मैं पैसे वगैरह एक्स्ट्रा देता था। तो वो लोग बड़े खुश थे मेरे साथ। मेरे आज भी उनमें से कई लड़के मेरे संपर्क में हैं, व्हाट्सअप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, आज भी वो लड़के मेरे संपर्क में हैं और अब अच्छे सेटल्ड हो गए हैं। अच्छा लगता है, कभी कभी बहुत यंग थे तो मेरे साथ काम करते थे। तो अभी इन लड़कों के साथ मेरा क्या बर्ताव था, इसके ऊपर अलग वीडियो बनेगा कि मैं कैसे अपने आप को राजा, जो है आज नहीं कहता हूँ, ये राजा वाला एटीट्यूड जो है ना, ये अंदर का अमिताभ शुरू से है। तो इन लड़कों के साथ भी बहुत अलग अलग किस्से हुए हैं, आप भी सुन के हैरान हो जाओगे। तो फिर 26,000 का रजिस्टर्ड वेंडर बन गया। उसमें नोएडा में जीआईपी मॉल है, बहुत बड़ा मॉल है, ग्रेट इंडिया पैलेस। उस मॉल में जो बिग बाजार था उसका एक एडमिन था, वो वहीं लोकल था, थोड़ा सा दबंग टाइप था। अच्छा, यहाँ पंगा क्या हुआ, यहाँ पर हर एडमिन की सेटिंग थी अपनी स्टेशनरी वाले से, कमीशन आता था, कमीशन आ रहा है, किसी को गिफ्ट आ रहा है, किसी को कुछ आ रहा है। अब मेरी वजह से सब बंद हो गया, तो हर कोई मुझे परेशान करना चाह रहा था, कई एडमिन कंप्लेंट करते थे मेरी, और मैंने इनको बोल रखा था। तो वो कह रहे थे हमारे पास सारे सैंपल आए हुए, हमें कोई दिक्कत नहीं, एडमिन जो मर्जी हो। ये सीधा कहते थे एडमिन को कि जो आ रहा है चुपचाप उसको यूज करो, हमें मालूम है क्या आ रहा है, सैंपल हमने मंगवा रखे हैं। पर ये जो बहुत बड़ा मॉल था, इसका जो एडमिन था, वो हेड आदमी था, जिसको मैं कह रहा था कि मैं नाम नहीं लूंगा, उसको मैं एक दिन अगर मेरा मूड किया तो उस आदमी को ढूंढूंगा मैं। उसका खास था, उसका चमचा था, उसका चेला था, उसके साथ क्या करता था, मतलब क्या कमीशन था मुझे नहीं मालूम क्या था, पर इसकी बहुत उसके साथ साठगांठ थी। इस ने मेरे को पहले तो 1-2 महीने तक तो इसने, 1-1.5 महीने, पहले महीने इसने काफी परेशानी करी, पर ये था नहीं उस समय, छुट्टी पे था। तो ये बड़ा हैरान हो गया, ऐसे कैसे वेंडर चेंज हो गया। फिर जब उन्होंने बोला कि नहीं हमने टाई अप कर लिया, अब इसी से लेना पड़ेगा, तो इसने मुझे फोन करके किसी मेरे वहां पर कंप्लेंट करी कि ये माल खराब आ रहा है, इसमें ये आ रहा है, वो आ रहा है। तो मैंने उसको बोला, मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार इन लोगों की सबकी सेटिंग है, इसलिए इनको प्रॉब्लम आ रही है, जो चीज यहाँ आई है वही बाकी जगह पे। तो इसने मुझे फोन करके खूब गंदी गंदी गालियां दी, मैं पढ़ा लिखा गवार हूँ, तेरे को मैं चीर दूंगा, काट दूंगा, ये करूंगा करूंगा। कमाल का एक इत्तेफाक क्या था, उससे एक दिन पहले ही मैंने नया सैमसंग का फोन खरीदा था, एक दिन पहले। उसमें मैंने वो कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी थी, कोई भी कॉल आएगी तो रिकॉर्ड होगी, वो एक ऐप डाउनलोड कर रखा था। तो इसने जो भी कुछ बोला, वो हर कॉल रिकॉर्ड हो रही थी, वो रिकॉर्ड हो गई। इसने तुरंत वो फोन काट के, जब मैंने बोला ना कि ठीक है, मैं बड़ा तमीज से बात करी, मैंने कहा आपको ठीक है जो करना हो करो, मैंने कहा मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। नहीं तूने बोला कैसे वहां पे, और मैं चीर दूंगा, तू जानता नहीं है मुझे, मैं कौन हूँ, तेरे जैसे 50 देखे, ऐसे खूब उसने बोला, और मैं तेरे को उठवा दूंगा, मैं भी उसी इलाके का रहने वाला हूँ जहाँ का तू है, मतलब जहाँ मेरा घर है, ये वो। तो मैं थोड़ा सा घबरा भी गया, मैंने कहा यार भाई पेट पे लात पड़ती तो कोई कहीं तक भी पहुंचेगा। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला, वो लोकल ही थे, वो प्रॉपर्टी डीलर है थोड़े, वो भी, उन्होंने कहा टेंशन मत लो, ये मेरा नंबर है, दूसरा नंबर, अगर मेरा फोन स्विच ऑफ भी हो, कुछ भी ऐसा हो, मेरे को फोन कर देना, मैं आपके घर के पास में हूँ, 10 मिनट में आ जाऊंगा। ठीक है। अब मैं टेंशन में था क्योंकि वो लोकल था, मैंने कहा वो कर भी सकता है कुछ ऐसा धमकाने के लिए, क्योंकि उसकी तो कमीशन बंद हो गई, क्योंकि सबसे बड़ा मॉल था वो ग्रेट इंडिया पैलेस, उसकी तो कमीशन बंद हो गई। तो मैंने कहा ये कुछ भी कर सकता है, और बिजनेस में ऐसी चीजें होती भी हैं। तो मैं, मेरे जो नेबर हैं, काउंसलर है निगम पार्षद, मैं उनको लेके अगले दिन इंदिरापुरम पुलिस स्टेशन गया। वहां पर मैंने रिटर्न में कंप्लेंट दी और रिकॉर्डिंग भी सुनवाई, उन्होंने रिकॉर्डिंग भी सुनी, फिर उन्होंने उसको फोन करके बुलाया भी, मेरे से भी पैसे खाए पुलिस वालों ने, उससे भी खाए होंगे मुझे नहीं मालूम, और फिर वो बात वहीं खत्म हो गई। पर प्रॉब्लम ये कि उसने मेरे को धमकी देने का, इस तरह की बदतमीजी करने का, तो उसने उसी आदमी को फोन किया जो हेड है नॉर्थ जोन का, उसको फोन किया, और वो आदमी मुझे फोन करके बोल रहा है कि यार आपने उसके साथ बदतमीजी कैसे करी। मैंने कहा मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूं। कह रहे मुझे नहीं सुननी रिकॉर्डिंग, उसने मुझे बता दिया है कि आपने उसको फोन करके उसके साथ बदतमीजी की है। मैंने कहा अगर आपको सुननी नहीं तो बात ही खत्म हो जाती है। अगर मैंने रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ कि कॉल उसने मुझे किया, उसने मुझे बोला, उसने गालियां दी, आपको सुनना ही नहीं, मैं समझ गया कि बायस है, सेटिंग है कुछ। मैंने उसके बाद 14 महीने और, मतलब 2 महीने ऑलरेडी हो चुके थे, 14 महीने और मैंने उसी एडमिन के साथ और इसी हेड के साथ इन्हीं 26 बिग बाजार में सप्लाई करी।
क्योंकि मुझे अपने घर का लोन उतारना था। और मेरी वाइफ जानती है अच्छी तरह, मैं जब भी गुजरता था सड़क से, कभी गाड़ी से या अपने स्कूटर पे, मेरी वाइफ साथ होती थी, मैं और यहाँ अकेले भी, मैं बिग बाजार के बोर्ड को देख करके एक बात कहता था, एक दिन ये मेरा घर की रजिस्ट्री मेरे हाथ में लेके आएगा, देगा, मतलब इस बिग बाजार की वजह से मैं अपना घर फ्री होल्ड कराऊंगा। 14 महीने इन लोगों के साथ मैंने काम किया। हमेशा सप्लाई ऐसी जाती थी उस जीआईपी में कि जब वो एडमिन ना हो तभी जाए, और मेरे ऐसे, और वहां पे उस 500 रुपए जिसको पर डे देता था वो लड़का जाता था, क्योंकि वो लड़का मैच्योर था, उसको हैंडल करना आता था, और उसको मैंने बता रखा था कि यहाँ पर एडमिन तेरे को बहुत परेशान करेगा, तुझे इसको हैंडल करके माल दे करके आना है, कैसे भी करके डिलीवरी देके आना है। तो वो करके आता था। 14 महीने बाद मैंने अपने घर का होम लोन उतारा। होम लोन उतारा, वो भी बहुत अलग कहानी की, कैसे उतार दिया है कि एक 13,66,000 का लोन था, उस समय तक 11 लाख बैलेंस था, 11,30,35,000 बैलेंस था। कैसे मैंने एक ही महीने में 11,30,35,000 दे दिया, और वो भी एक इत्तेफाक से दिया, मतलब एक घटना ऐसी घटी, और फिर मैंने वो लोन ही उतार दिया। जबकि मेरी वाइफ ने बोला टेंशन मत लो, पूरा अभी मत उतारो, बाकी का बैलेंस बाद में उतार देंगे। मैंने कहा नहीं, खत्म तो खत्म। तो वो उसका एक सेपरेट होगा कि होम लोन कैसे उतार सकते हो आप लोग, अगर आप लोग जानना चाहो तो जब होम लोन उतर गया, अब मैं एक सेफ जोन में आ गया कि मेरे घर के पेपर मेरे पास आ गए। वो मोमेंट मुझे आज भी याद है, जब मैंने आईसीआईसी बैंक में फुल एंड फाइनल पेमेंट करी, उन्होंने कहा 1 हफ्ते बाद आपके पेपर आ जाएंगे। फिर उन्होंने कॉल किया, आपके पेपर आ गए, आप आके कलेक्ट कर लो। मेरे से तो 1 हफ्ता ही नहीं रुका जा रहा था, रोज कस्टमर केयर में फोन करो मेरे पेपर पहुंचे कि नहीं पहुंचे। वो पेपर शायद बॉम्बे से आने होते होंगे। तो फिर फाइनली वो पहुंचे, वो ब्लू कलर की बड़ी सी फाइल में मेरे घर की रजिस्ट्री थी। सोचो, जो पिछले कितने सालों से बैंक के पास थी। तो मैंने सबसे पहला फोन किया अपने दोस्त को, वो जो मेरा सबसे बड़ा क्रिटिक्स है। मैंने कहा तुझे मालूम मेरे हाथ में क्या है? कह रहा क्या? मैंने कहा मेरे घर के पेपर। कह रहा मतलब? मैंने कहा लोन था ना इतने सालों का, मैंने आज उतार दिया, मतलब उतारता हूँ 1 हफ्ते पहले दिया, आज पेपर मेरे हाथ में आए हैं। और जब मैं कन्याकुमारी पहुंचा था, कश्मीर से कन्याकुमारी, तब भी मैंने उसी को फोन किया था सबसे पहले। पेपर आया, घर पे दिए पेपर। उसके बाद एडमिन्स ने कंप्लेंट करना शुरू कर दिया, क्योंकि सबकी कमाइयां रुक गई थी। तो फिर ये जो हेड ऑफिस वाले थे, ये भी मुझे परेशान करने लग गए थे। अरे वो आपने वो चीज़ गलत दी है, वो आप ले सैंपल भेजो दोबारा, आप आओ के मीटिंग करो, आप सैंपल देखो। मैं समझ गया कि मैंने जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में डाला था कि एक दिन ये बिग बाजार मेरा घर फ्री होल्ड करवाएगा, अब घर फ्री होल्ड हो गया, बोरिया बिस्तरा बांधने का टाइम आ गया, क्योंकि परिस्थितियों को मैंने पहले ही भाप लिया। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा इनको मेल डालो कि हम नेक्स्ट मंथ से सप्लाई नहीं करना चाहते। मेरी वाइफ हिल गई, 2-2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं हम बैठे हुए, और ये आदमी कह रहा है कि मेल डाल दो, बंद कर दो। तो मैंने उसको, 1 हफ्ते तक उसने मेल नहीं डाली। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा देख, हम अगर बेहतर सर्विस दे रहे हैं तो हम एक ही के ऊपर क्यों डिपेंड रहे, क्योंकि अगर हम एक ही के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो कल को ये बंद होगा तो हमें ज्यादा नुकसान होगा। हम इसको बंद करते हैं, छोटे छोटे ऐसे, हम 26 पॉइंट पर एक ही आदमी को क्यों दें, हम 20 अलग अलग पॉइंट पे देंगे ना, ताकि बंद होगा, एक बंद होगा, एक क्लाइंट जाएगा, एक क्लाइंट आएगा, ऐसे चलेगा। करके मैंने फाइनली राजी किया। 1 हफ्ते बाद इसने मेल डाली कि भी हम अभी अब आगे से सप्लाई नहीं करना चाहते हैं, नेक्स्ट मंथ से आप किसी और वेंडर का इंतजाम कर लो। तो इनकी तरफ से मेल आया, फिर इन्होंने मुझे बुलाया, फ़ोन भी आया कि अगर आपको प्राइस में प्रॉब्लम है तो हम आपका 3 से 4% प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं, प्राइस का इशू नहीं है, मैं नहीं सप्लाई करना चाहता। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इतनी जल्दी वेंडर नहीं ढूंढ सकते, तो आप एक काम करो, 1 महीना आप और कंटिन्यू करो, उसके बाद आप बंद कर देना। फिर इन्होंने वही पुराने कोई एक बड़े वेंडर को जो 2-3 जगह सप्लाई करता था उसको बुलाया, और उसको फिर इन्होंने दिया। मैंने इनके कहने पर 1 महीना और दिया। तब तक इन्होंने सब जगह सारे वेंडर्स को या उस वेंडर को ये बात बोल दी, सारे एडमिन को ये बोल दिया कि वो आदमी सप्लाई बढ़िया, डीटीसी वाले सप्लाई अच्छी नहीं कर रहे थे, इसलिए हमने उसको हटाया। वो जो वेंडर था जिसको उन्होंने चुना, वो भी सब जगह ये बोलता था मैंने हटवा दिया उसको, मैंने निकलवा दिया उसको। हर आदमी यही कहता है ना कि भाई मैंने किया। तो इन्होंने बोला, किसी ने ये नहीं बोला कि मैंने लात मारी इनको, इन्होंने बोला अरे वो उसकी सप्लाई अच्छी नहीं थी, हमने उसको हटा दिया। कैसे बोलते कि हमने गिड़गिड़ा के 1 महीना और सप्लाई किया, क्योंकि ये पूरा कॉर्पोरेट चलता ही झूठ पे है। वो बंदा कह रहा है मैंने उसको डीटीसी वाले को आउट करवा के मैं एंट्री हो गया। अब देखो मेरी पॉजिटिविटी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब मैंने इस काम को बंद किया, छोड़ा, 6 महीने बाद ही, 5 या 6 महीने बाद, बिग बाजार की फ्यूचर ग्रुप की एक अपनी एक और छोटी सिस्टर कंसर्न कंपनी है, उसका नाम है स्टेपल, जो मैंने बोला था आपको शुरू में कि वो भी स्टेशनरी की इनकी अपनी एक कंपनी जो स्टेशनरी सप्लाई करती है। फ्यूचर ग्रुप ने स्टेपल कंपनी के साथ टाई अप कर लिया, और अब स्टेपल कंपनी अगले 6 महीने बाद सब जगह पर सप्लाई करने लगी। केवल कुछ प्रोडक्ट नहीं सप्लाई कर रही थी। कौन से? जैसे सबसे वजनदार होता है A4 साइज का रिम, उसका कार्टन काफी वजनदार होता है, वो सप्लाई नहीं करती थी। और बबल रोल का जो वो मैंने बताया रबड़,
अब इसमें जो भी वेंडर सप्लाई करेगा वो तो फंस जाएगा, क्योंकि वो जगह बहुत घेर रहा है, उसमें वजन बहुत है, मार्जिन कुछ नहीं है। अब वो जो वेंडर बड़ा हीरो बन रहा था वो हाथ मार रहा है, सारे एडमिन ये कह रहे हैं कि अरे उसकी तो, उसको अंदर की बात पता थी, उसकी सेटिंग होगी बॉम्बे तक तभी उसको पता थी, इसलिए वो निकल गया खुद ही। जबकि ऐसा कुछ नहीं था। सेम चीज जब मैंने चांदनी चौक छोड़ा था, भागीरथ पहले छोड़ी थी, तब भी लोगों ने बोला इसको पता था, मतलब कैसे निकल गया। मैंने कहा चाइना से कम, चाइना का इंपोर्ट शुरू हो जाएगा, मुझे कैसे पता होगा, मेरी कोई सरकारों के साथ थोड़ी बातचीत चल रही है। तो मैं हमेशा दूरदर्शिता के हिसाब से बच पाया, हमेशा निकल पाया। तो इस हिसाब से मैंने घर फ्री होल्ड किया, अच्छा पैसा कमाया। फिर उसके बाद हमने प्रीमिक्स का सप्लाई किया और छोटे छोटे बहुत सारे क्लाइंट शुरू किए। स्टेशनरी का काम हमने ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया था। स्टेशनरी तक नहीं सीमित था, इसके बाद इनके प्रिंटिंग का काम भी मैं करता था। प्रिंटिंग का काम मतलब इनके लेटर हेड, इनके बिल बुक, चलान बुक, इनके छोटे छोटे वाउचर, पेमेंट वाउचर, कैश वाउचर होते हैं ना, वो सब भी ये मुझसे प्रिंट करवाते थे। उसमें भी बहुत अच्छा मार्जिन था। जिस आदमी को मैंने अपना बिजनेस सेल किया था, काम जब बंद करके मैं गोवा शिफ्ट हुआ, तो मैंने जिस अपने दोस्त को ये बिजनेस सेल किया, उससे पैसे तो लिए मैंने सिर्फ स्टेशनरी नहीं, चाय और कॉफी के काम के सिर्फ पैसे लिए। जो डील हुई थी सिर्फ प्रीमिक्स के काम की हुई थी, और मैंने उसको अपने सारे क्लाइंट दे दिए थे। उस समय कुछ 1 लाख रुपए का प्रॉफिट था, सिर्फ 13 लाख रुपए में सेल किया था, 1 लाख रुपए प्रॉफिट वाला महीने का काम, क्योंकि मुझे इतना ही देनदारी देनी थी। और प्रिंटिंग का काम जिसमें बहुत अच्छा मार्जिन था, जिसमें हर महीने 30-40 हजार का प्रॉफिट होता था, वो काम मैंने उसको फ्री में दे दिया। मैंने कहा मैं करना ही नहीं है, तो मैंने ये सेल किया, आप ये भी ले लो। उस आदमी ने आखिरी के 1.5 लाख रुपए मुझे नहीं दिए। मैंने एक डायरी में लिखा उसके सामने, मैंने कहा एक दिन आप मुझे बुला करके 1.5 लाख रुपए खुद दोगे। मैं कहा मैं नहीं मांगूंगा कभी, कभी तो अंतरात्मा झंझोरेगी। आज 1.5 लाख रुपए की मेरे को जरूरत नहीं है, आज अगर वो बुला के भी दे दे तो मैं लेकर के वापस उन्हीं को कर दूंगा। देखना है कि वो कभी करेंगे नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। तभी मैं बोलता हूँ मैंने आज तक अपने से ज्यादा ईमानदार आदमी नहीं देखा। उस आदमी को मैंने बोला, जिसको मैंने काम से किया, कि ये सीखो कि मैं सप्लाई कैसे करता हूँ। उस आदमी को ये था कि यार मैंने इसको कुछ लाख रुपए तो एडवांस दे दिए हैं, कल कोई ट्रांसफर करेगा कि नहीं करेगा नाम। वो आदमी कहे बस मेरा, मेरे अपनी कंपनी का नाम हटा के मेरा कंपनी का नाम ऐड कर दो। विश्वास ही नहीं था, जबकि मेरा 10-15 साल पुराना दोस्त था वो। मैंने कहा ये तो हो ही जाएगा, आप भी अगर एकदम चेंज करूंगा तो बहुत सारे क्लाइंट टूट जाएंगे। मैंने कहा मैं एक एक करके आपको खुद सब हर क्लाइंट के हेड से आपको मिलवाऊंगा कि ये मेरे पार्टनर हैं, आगे से ये सप्लाई करेंगे। अब आपका फेस वो मिल जाएगा, आपका फेस टू फेस बात हो जाएगी। पर वो आदमी को उसके आसपास के लोग भड़का रहे होंगे, या उसके अंदर इतना वो छल कपट होगा कि नहीं नहीं नाम ट्रांसफर कर। तो भाई साहब मुझे एग्रीमेंट मैंने साइन कर दिया, फिर भी मुझे कोर्ट में ले जाके एग्रीमेंट बनवाया, और फिर भी 1.5 लाख रुपए नहीं दिए। तो वो बाइसेप्स के से मैंने कहा दिवाली आ रही है तो मैं हर साल दिवाली पर सबको गिफ्ट देता हूँ, गार्ड से लेकर के एडमिन हेड तक को, सबकी सब वैल्यू के हिसाब से गिफ्ट देता हूँ। तो अब आप बिजनेस आप खरीद चुके हो, प्रॉफिट आपका है, तो गिफ्ट आप दोगे। उसने कहा हाँ ठीक है। वो भाई साहब ने गिफ्ट के अंदर अपने विजिटिंग कार्ड डाल दिए चोरी छिपे। मैंने कहा हम कंपनी नाम चेंज करेंगे ऑफिशियल उनको बता के, चोरी छिपे करेंगे तो उनको लगेगा वेंडर चेंज हो गया। इसलिए आप जब मेरे साथ जाओगे, उनसे 1-2 बार मिलोगे बड़े क्लाइंटों से, तो उनको लगेगा कि हाँ ये इनको हम पहले मिल चुके हैं, राकेश के साथ ये आते थे। और वीडियो बहुत लंबा हो गया है और अब मैं बोलना ज़्यादा चाहता नहीं तो मैं आपको वो बताता कि मैंने कैसे कैसे काम को सीरियस लिया है, कि मैं कितनी शिद्दत से मैं काम के लिए किया। जैसे मैं हरिद्वार से वापस आया, ऐसे कई इंसिडेंट है। वो आदमी बाद में काम प्रॉपर थोड़ी चला पाया, क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा था कि आपको ये सीखना है कि काम मैं कैसे करता हूँ, मैं कैसे क्लाइंट को हैंडल करता हूँ। उस आदमी का फोकस ये था कि यार मैं कैसे मेरी मेरी कंपनी का नाम आ जाए इसमें। ट्रस्ट नहीं है आज की डेट में। चक्कर क्या, गलती उनकी नहीं है ना, लोग भी ऐसे करते होंगे जिससे ट्रस्ट टूटे, इसीलिए शायद ऐसा होता होगा। मैं भी किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। मैं इसलिए ट्रस्ट नहीं करता क्योंकि मुझे मालूम है मैं ईमानदार हूं, सामने वाला हो या ना हो। यहाँ क्या है, ये भी बेईमान है और दूसरा भी बेईमान है, तो बेईमान बेईमान से बचने की कोशिश कर रहा है। तो ये था, ऐसे करके मैंने फ्यूचर ग्रुप की वजह से मेरा घर फ्री होल्ड हुआ। उसके बाद मैंने होंडा मानेसर में बहुत सारी सप्लाई की। होंडा मानेसर सेफ्टी इक्विपमेंट्स वगैरह पता नहीं क्या क्या सप्लाई किया। अभी इसमें बहुत सारे किस्से हैं एक्चुअली में, मैं पता नहीं थक गया हूँ बोलते बोलते, मेरा मन नहीं कर रहा है।
नहीं तो मैंने ऐसी ऐसी चीजें सप्लाई करनी, बाद में तो मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया था कि आप मुझसे बोलोगे सेरिडोन की गोली लाके दो, मैं वो भी दूंगा, मार्जिन मेरा होगा। अभी तो कई किस्से हैं बिग बाजार के, अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई पहुंचा है 54 मिनट्स तक, 54 मिनट तक कोई पहुंचा है, तो आप मुझे लिखना कि भाई हमने यहाँ तक देखा है। तो मैं बहुत सारे किस्से इसी से जुड़े हुए बिग बाजार के साथ, या मैंने बिजनेस में क्या क्या टेक्निक्स अपनाई, क्या क्या मैं कैसे करता था, कितनी शिद्दत थी मेरे अंदर, इसके ऊपर एक वीडियो 40-50 मिनट का और बनेगा, तो मैं बना दूंगा। अगर आप लोग यहाँ तक पहुंचे हो और आपने मतलब इसमें दिलचस्पी लोगे तो मैं उसको बनाऊंगा, क्योंकि ये बेकार के मतलब मेरी नज़र में तो ये अब बेकार के मेरे किस्से हैं, पास्ट है, तो मैं इस पर क्या ज़्यादा बोलूँ। चलो ओके, गुड बाय, थैंक यू। आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो तो लिख देना, और कुछ सीखने को मिला हो तो ठीक है, नहीं सीखने को मिला तो टाइम मत वेस्ट करना। ओके, गुड बाय।